हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है अनकहा प्यार। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने 20 वर्षों तक निस्वार्थ और लगन पूर्वक की गई मेरी सेवा के परिणाम स्वरूप मुझे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने का निर्णय लिया था। आज शाम को ही शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, परंतु न जाने क्यों रह रह कर मेरा मन बहुत ही दुखी हो रहा है। अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं और ड्राइवर 1 बजे तक आएगा। तब तक मैं क्या करूं? मैं मन ही मन बुदबुदाई और रसोई की ओर चल दी। सोचा कॉफ़ी पी लूं, क्या पता तब मन को कुछ राहत मिले। कॉफ़ी का कप हाथ में लेकर जैसे ही मैं सोफे पर बैठी, हमेशा की तरह मुझे कुछ पढ़ने की तलब हुई। मेज पर कई पत्रिकाएं रखी हुई थी, लेकिन मेरा मन तो आज कुछ और ही पढ़ना चाह रहा था। मैंने जल्दी से उठकर अपनी किताबों की अलमारी खोली और वह किताब निकाली जिसे मैं अनगिनत बार पढ़ चुकी हूँ। जब भी मैं इस किताब को हाथ में लेती हूँ, मुझे एक अलग ही एहसास होता है। मन को अपार सुख व शांति मिलती है। आप मेरी जिंदगी में गुजरे हुए वक्त की तरह हैं सर, जो कभी लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन मेरी हर सांस के साथ आपका एहसास डूबता और तैरता रहता है। अनायास ही मेरे मुंह से अल्फाज निकल पड़े और मैं डूबने लगी। 25 वर्ष बीते अतीत की गहराइयों में, जब मैं परिस्थितियों की मारी एक मजबूर लड़की थी, जो अपने साये से तक डरती थी कि कहीं मेरा यह साया किसी को बर्बाद न कर दे। जन्म लेते ही माँ को खा जाने वाला इल्जाम मेरे माथे पर लेबल की तरह चिपका दिया गया था। पिताजी ने भी कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना। उन्होंने कभी मुझसे परायों जैसा भी बर्ताव नहीं किया। मुझे इंसान नहीं, एक बोझ समझा। मैं अपने पिताजी के साथ अकेले ही इस घर में रहती थी, क्योंकि मुझे पालने वाले चाचा चाची इस दुनिया से चले गए थे और मैं तो अभी 7वीं में पढ़ने वाली 12 साल की बच्ची थी। फिर भला मैं कहाँ जाती? मैं घर में पिताजी के साथ एक अनचाहे मेहमान की तरह रहती थी, लेकिन घर के नौकर चाकर मुझसे बहुत प्यार करते थे। जन्म से लेकर आज तक कभी भी मैं माँ और पापा शब्द नहीं पुकारा। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि इन रिश्तों को नाम लेकर बुलाने से कैसा महसूस होता है। पिताजी की सख्त हिदायत थी कि जब तक वे घर में रहें, तब तक मैं उनके सामने न जाऊं। इसीलिए जितनी देर पिताजी घर में रहते, मैं पीछे बालकनी में जाकर नौकरों से बातें करती थी। बालकनी से ही मैंने उन्हें पहली बार देखा था। वे सामने वाले मकान में किराएदार के रूप में आए थे। पहले मैं नहीं जानती थी वे कौन है, क्या करते हैं, लेकिन जब भी मैं बालकनी में खड़ी होती तो उनकी दैनिक गतिविधियों को निहारने में मुझे अद्भुत आनंद आता था। उम्र में तो वे मेरे पिताजी के ही बराबर थे, लेकिन उनका आकर्षण व्यक्तित्व किसी को भी आकर्षित कर सकता था। मैं अक्सर उन्हें पढ़ते हुए देखती थी, कभी कभार खाना बनाते या कपड़े धोते हुए करती थी। कई बार उनकी नज़र भी मुझ पर पड़ जाती थी। मैं अक्सर उनके बारे में सोचती थी, परंतु पास जाकर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटी तो उन्हें बैठक में पिताजी के साथ चाय पीते देखकर चकित रह गई। मैं कुछ देर वहां खड़ी रहना चाहती थी, लेकिन पिताजी का इशारा समझकर तुरंत अंदर चली गई और छिपकर बातें सुनने लगी। उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि उनका नाम दिलीप है। नहीं, दिलीप सर, क्योंकि वे वहां के महिला महाविद्यालय में हिंदी के प्रवक्ता थे। पिताजी कॉलेज के ट्रस्ट के सदस्य होने के नाते और दिलीप सर की दोस्ती बढ़ती गई और साथ ही मैं भी उनके करीब होती गई। स्कूल से आते वक्त कभी कभी मैं उनके घर भी जाया करती थी। वे बेहद हंसमुख स्वभाव के थे। जब भी मैं उनसे मिलती, उनके चेहरे पर खुशी और ताजगी दिखती थी। वे मुझसे केवल मेरे स्कूल और मेरी सहेलियों के बारे में ही पूछा करते थे। मेरी पढ़ाई का उन्हें विशेष ख्याल रहता था, जबकि उतनी फिक्र तो शायद मुझे भी नहीं थी। मैं तो केवल पढ़ाई के नाम के लिए कर रही थी। मैंने तो सर से मिलने के बाद ही जाना कि ये किताबें
किस हद तक मंजिल तक पहुंचने में मददगार सिद्ध होती हैं। सर कहा करते थे कि ये किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं, जो कभी विश्वासघात नहीं करती और न ही कभी गलत दिशा दिखलाती हैं। ये हमेशा खुशियाँ बांटती हैं और दुखों में हौसला अफजाई का काम करती हैं। उसी दौरान मुझे यह भी पता चला कि वे एक अच्छे लेखक भी हैं। इन दिनों वे एक नई किताब लिख रहे हैं। जब मैंने 8वीं कक्षा पास कर ली तब उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि उनकी नई किताब आज पूरी हो गई है और वे चाहते हैं कि मैं उसे पढूं। तब मैं साहित्य शब्द का अर्थ भी नहीं जानती थी। कोर्स की किताबों के अलावा अन्य किताबों से मेरा न तो कोई परिचय था न ही रुचि, लेकिन इस किताब को मैं पढ़ना चाहती थी क्योंकि उसे सर ने लिखा था और उनकी इच्छा था कि मैं उसे पढूं और सर की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। जब मैंने किताब पढ़नी शुरू की तो उसके शब्दों में डूबती चली गई। उसके हर पन्नों पर मुझे अपना चेहरा झांकता नजर आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे सर ने मुझे ही लक्ष्य करके यह कहानी मेरे लिए लिखी है, क्योंकि अंत में सर के हाथों मेरे नाम से लिखी वह चिट इस बात की प्रमाण थी। प्रिय स्वाति, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर किसी भी कार्य को कर गुजरने की अनोखी क्षमता है, लेकिन ज़रूरत है उसे तलाश कर उसका सही इस्तेमाल करने की। मेरी कहानी की नायिका ने भी यही किया है। तमाम कष्टों को झेलते हुए भी उसने अपने डरावने अतीत को पीछे छोड़कर उज्जवल भविष्य को अपनाया है, तभी वह अपनी मंजिल पाने में कामयाब हो सकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसकी तरह बनो, ताकि इस किताब को पढ़ने वालों को यह विश्वास हो जाए कि ऐसा असल जिंदगी में भी हो सकता है। तुम्हारा दिलीप सर। इस चिट को पढ़ने के साथ ही इसके हर एक शब्द को मैंने जेहन में उतार लिया और फिर सफ़र शुरू हो गया, जिसमें सर ने एक सच्चे गुरु की तरह कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। स्कूल तथा कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद मैंने पीएचडी भी कर ली। मेरी 10 वर्षों की मेहनत रंग लाई और मुझे अपने ही शहर के राजकीय उच्च विद्यालय में शिक्षिका के रूप में नियुक्ति मिल गई। उस दिन जब मैं अपना नियुक्ति पत्र लेकर सर के पास गई तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तब उन्होंने कहा था, स्वाति, अपनी इस सफलता को तुम मंजिल तक मत समझना, क्योंकि यह तो मंजिल तक पहुंचने की तुम्हारी पहली सीढ़ी है। मंजिल तो बहुत दूर है, जो अथक परिश्रम से ही प्राप्त होगी। उधर पिताजी को मेरा नौकरी करना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, परंतु न जाने क्यों वे खिले शब्दों से मेरा विरोध नहीं कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला किया, ताकि वे स्वाति नाम की इस मुसीबत से छुटकारा पा सके। बचपन से ही आदत थी पिताजी के फैसले पर सिर झुकाकर हामी भरने की, सो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। अगले ही दिन पिताजी के मित्र के सुपुत्र अरुण मुझे देखने आए। साथ में उनके माता पिता और 2 छोटी बहनें भी थी। जैसे ही मैं बैठक में पहुंची, पिताजी ने मेरी बेटी स्वाति कहकर मेरा परिचय दिया। पहली बार पिताजी के मुंह से अपने लिए बेटी शब्द सुना और तब मुझे शादी करने के अपने फैसले पर खुशी महसूस हुई। मगर यह खुशी ज़्यादा देर तक न रह सकी। अरुण और उनके परिवार वालों ने मुझे पसंद तो कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे शर्तें भी रख दी जिन्हें मानना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अरुण की मां ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझे शादी के बाद नौकरी छोड़नी होगी और उनके परिवार के सदस्यों की तरह शाकाहारी बनना होगा। एक पारंपरिक गृहिणी के नाम पर दिखावा बनकर रहना मुझे गवारा नहीं था। मैं तो अपने सर के बताए रास्ते पर चलना चाहती थी और उनके सपनों को पूरा करना चाहती थी, जो अब मेरे भी सपने बन चुके थे। सबके सपने सामने तो मैं चुप रही, परंतु शाम को हिम्मत करके पिताजी से अपने मन की बात कह दी। यह सुनकर पिताजी आग बबूला हो गए। उस दिन मैंने पहली बार बहुत कड़े शब्दों में उनका विरोध किया, जिसके बदले उन्होंने मुझे सैकड़ों गालियां दी व कई थप्पड़ मारे। फिर तो मैं लोक लाज की परवाह किए बिना ही सर के पास चली गई,
सर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं उनसे लिपट कर फपक पड़ी। इतनी रात को मेरी ऐसी हालत देखकर सर भी परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं। फिर मैंने उनके पूछने से पहले ही अपनी सारी कहानी उन्हें सुना डाली। इतना कुछ होने के बाद भी सर ने मुझे पिताजी के पास ही जाने को कहा, लेकिन मैं नहीं गई। तब सर ने समझाना शुरू किया। वे समझाते रहे और मैं सिर झुकाए रोती रही। उनकी दुनिया व समाज को दुहाई देने वाली बातें मेरी समझ से परे थी। फिर भी अंत में कहा कि यदि पिताजी मुझे लेने आएंगे तो मैं ज़रूर चली जाऊंगी, लेकिन वे नहीं आए। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया था, मुझे ले जाने के लिए नहीं बल्कि सर के लिए धमकी भरा फ़ोन। यदि सर ने कल तक मुझे पिताजी के घर पर नहीं छोड़ा तो वे पुलिस थाने में रिपोर्ट कर देंगे कि दिलीप सर ने मेरा अपहरण कर लिया है। इतना सब कुछ जानने के बाद मैं सर की और अधिक परेशानी का कारण नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए सर के ही कहने पर मैं अपनी सहेली रति के घर चली गई। पूरा 1 सप्ताह बीत चुका था। मेरे पिताजी को पता चला कि मैं रति के घर पर हूँ। फिर भी वे मुझे लेने नहीं आए, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैं तो बस इसलिए परेशान थी कि इतने सालों बाद मैं पहली बार सर से इतने दिनों के लिए दूर हुई थी। इसीलिए मुझे घबराहट होने लगी थी, जिसके निवारण के लिए मैं सर के कॉलेज चली गई। वहाँ मैंने जो भी सुना वह मेरे लिए अकल्पनीय व असहनीय था। सर ने अपना स्थानांतरण दूसरे शहर में करवा लिया था और दूसरे दिन जा रहे थे। फिर तो मैं शिष्या होने की हर सीमा को लांघ गई और सर को वह सब कुछ कह दिया जिसे मैंने आज तक केवल महसूस किया था। अपने प्रति सर के लगाव को प्यार का नाम दे दिया मैंने, और सर एक निष्ठुर की भांति मेरी हर बात को चुपचाप सुनते रहे। अंत में बस इतना कहा, स्वाति, आज तक तुमने मुझे गलत समझा है। मेरी शिक्षा का अपमान किया है तुमने। नहीं सर, मैंने आपका अपमान नहीं किया है। मैंने तो केवल वही कहा है जो अब तक महसूस किया है। मैंने सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि हर रिश्ते का अर्थ आपसे ही सीखा है। आपने एक पिता की तरह मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे ऐसा बनाया, एक प्रेमी की तरह सदैव मुझे खुश रखा, एक भाई की तरह मेरी रक्षा की, एक दोस्त और शिक्षक की तरह मेरा मार्गदर्शन किया। यहाँ तक कि आपने एक पति की तरह मेरे आत्मसम्मान की रक्षा भी की है। सच तो यह है सर, मन से तो मैं हर रिश्ता आपके साथ जोड़ चुकी हूँ। इसके लिए तो मुझे किसी से भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वाति मेरा अपना एक अलग परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। साथ ही गुरु और शिष्य के इस पवित्र रिश्ते को भी कलंकित नहीं कर सकता। सर की आंखों में समाज का डर सहज ही झलक रहा था। मैं जानती हूँ सर, और मैं कभी भी ऐसा चाह भी नहीं सकती। मैंने आपसे प्यार किया है, आपके अस्तित्व को चाहा है, इसीलिए मैं आपको अपनी नज़रों में कभी गिरने नहीं दूंगी। मैंने तो बस आपकी भावनाएं आपके साथ बांटी हैं। आप जहां चाहे जाइए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। बस कामना कीजिए कि मैं आपकी दी हुई शिक्षा का अनुसरण कर सकूं। मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है स्वाति, पर क्या जाते जाते मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दोगी? सर ने इस लहजे में कहा तो मैं दुविधा में पड़ गई। मुझे असमंजस में पड़ा देखकर सर बोले, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि स्वाति, मेरे जाने के बाद तुम न तो मुझे ढूंढने की कोशिश करना और न ही मुझसे संपर्क स्थापित करने का कोई प्रयास करना। हो सके तो मुझे भूल जाना, यही तुम्हारे भविष्य के लिए उचित रहेगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी पीठ मेरी तरफ कर ली। कुछ पलों के लिए मैं सन्न रह गई। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी कीमती चीज मैं उनको कैसे दे दूं। फिर भी मैंने साहस किया और बस इतना ही कह पाई, सर, क्या आप अपनी स्वाति को भूल पाएंगे? यदि आपने इसका जवाब पा लिया तो आपको अपनी गुरु दक्षिणा अपने आप ही मिल जाएगी। उस दिन मैंने आखिरी बार दिलीप सर को आह भर के देखा, उनकी शुभकामना ली तो
सर के मुंह से बस इतना ही निकला, हमेशा खुश रहो। शायद इसीलिए मैं किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो पाती हूँ। जिंदगी के हर सुख दुख को हंसते हुए झेलना मेरी आदत बन गई है। मैंने सर की आधी बात तो मान ली और उनसे कभी भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की, मगर उन्हें भूल जाने वाली बात मैं नहीं मान सकी। सर के चले जाने के बाद मैंने आजीवन अविवाहित रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने का फैसला कर लिया। न चाहते हुए भी पिताजी को मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा। इसी बीच लगातार बजते मोबाइल के रिंगटोन को सुनकर मेरी निद्रा भंग हुई और मैं अतीत से वर्तमान के धरातल पर आ गई। पिताजी का फोन था, आखिर तुमने अपनी जिद पूरी ही कर ली। खैर, बधाई स्वीकार करो। मुझे अफसोस है कि मैं शहर से बाहर हूँ और समारोह में नहीं आ सकता। आगे यही कामना करता हूँ कि तुम और तरक्की करो। पिताजी ने यह सब बहुत कुछ रूखी जबान से कहा था, फिर भी मुझे अच्छा लगा कि पिताजी ने मुझे फ़ोन किया। काश एक बार सर का भी फ़ोन आ जाता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।